दोस्तों रिटर्न की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आप उसे फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? अब चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी, जिससे आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो सके। कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो शॉर्ट हैंड करने वाला हर बच्चा फेस करता है, और इस वीडियो में मैं उन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर बात करने वाला हूं और उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है वो कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये है कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट हैंड इंप्रूव नहीं हो पाती है और हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है हाउ टू इंक्रीज स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड ही नहीं इंक्रीज हो पा रही है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी पुअर है। अगर ये दोनों चीजें कर पा रहा हूं तो अनसीन मैटर्स नहीं लिख पा रहा, ये चीज सीन मैटर्स पे ही हो पा रही है। अगर मैं अनसीन मैटर लिख पा रहा हूं तो उसको ट्रांसक्राइब करते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, या फिर मेरा मैटर ही टाइम पे टाइप नहीं हो पाता है, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है। ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो हर बच्चे को आती है, हर एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जब वो अपने इनिशियल फेजेस में होता है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा जिससे कि आपको हेल्प हो सके अपनी शॉर्ट हैंड को इंप्रूव करने में। देखिए, शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कौन सी स्किल्स हैं? वो है राइटिंग और रीडिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, हम लोग लिखते भी हैं, हम लोग रीड भी करते हैं, फिर भी दिक्कतें आती हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होती है। इन सब चीजों का आंसर आपको इस स्लाइड में दिखेगा। देखिए, राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए? राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। आउटलाइंस आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। सुंदर से मेरा क्या मतलब है, नीट एंड क्लीन से मेरा क्या मतलब है? यानी कि आपकी हर आउटलाइन एक प्रॉपर शेप में होनी चाहिए। पूरा स्ट्रोक अगर बनाना है तो वो पूरा स्ट्रोक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको थोड़ा बड़ा बना दिया या उसको थोड़ा सा छोटा बना दिया। क्यों? क्योंकि इससे या तो हाल्विंग प्रिंसिपल के अंडर वो आ जाएगा या फिर डबलिंग प्रिंसिपल के अंडर आ जाएगा, और फिर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, या पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, फॉर को हम इन बनाते हैं या पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एफ के स्ट्रोक की जगह उसको स्पीड में एन का स्ट्रोक बना दिया है। हमारा स्ट्रोक प्रॉपर नहीं बना है, आउटलाइन सही नहीं बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप शॉर्ट हैंड में लिखें, आपका स्ट्रोक बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रोक पूरा 100% बनना चाहिए तो आप 100% बनाइए। अगर 50% होना चाहिए तो 50% बनाइए। डबलिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए तो डबलिंग प्रिंसिपल करके बनाइए। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका स्ट्रोक पी है तो आपका स्ट्रोक पी का ही होना चाहिए, वो टी का स्ट्रोक नहीं बन जाना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्लो में जब हम डिक्टेशन लिखने की कोशिश करते हैं तब अक्सर इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम इनको नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अपनी आउटलाइंस हम नहीं पढ़ पाते हैं। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बोला कि अपनी आउटलाइंस नहीं पढ़ पाता, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने आउटलाइन साफ नहीं बनाई है। इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसका सबसे इजी सॉल्यूशन होता है जब आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेसिक्स जब आप अपने सीख रहे होते हैं उस समय पर आपको स्ट्रोक्स बहुत नीट एंड क्लीन बनाने चाहिए। पर अब आप लोग बेसिक्स खत्म करके स्पीड पे आ चुके हैं, तो बहुत बच्चों का ये डाउट होगा कि अब वापस से बेसिक्स करने पड़ेंगे क्या? तो इसका आंसर है नहीं। आपको बेसिक्स दोबारा से नहीं करने, बट आपको अपनी आउटलाइंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आउटलाइंस को हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? आउटलाइन पे आपको आउटलाइंस पे ध्यान देने के लिए जिस भी स्पीड पर आप लिखते हैं उससे कम स्पीड पर आपको शॉर्ट हैंड कुछ समय लिखनी होगी। कुछ समय से मेरा मतलब ऐसे है कि अगर आपने एक दिन में शॉर्ट हैंड के लिए 2 घंटे निकाले हैं तो आपको 10 मिनट का टाइम एक ऐसे मैटर पे देना होगा जिसकी स्पीड आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रखेंगे जिस स्पीड पर आप बाकी मैटर्स लिखते हैं उससे।
अगर आपकी स्पीड 80 WPM है, और यहां पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, 80 WPM स्पीड अनसीन मैं वो स्पीड कहूंगा जिस स्पीड पर मुझे कोई भी किसी भी तरह का मैटर अगर दे दिया जाए, बोल दिया जाए, तो मैं उसको लिख सकूं, वो मेरी स्पीड एक्चुअल स्पीड होगी। बहुत बच्चों को मैंने देखा है केसी लिखते हैं, इजी डिक्टेशंस होती हैं कंपैरेटिवली, और उसके बाद कहते हैं हमारी 100 स्पीड है, 120 स्पीड है, बट जब एक्चुअल उनको कुछ मैटर ऐसा दे दिया जाता है जो थोड़ा सा हो पार्लियामेंट्री बट थोड़ा सा लीक से अलग हो, तो उनसे 80-85 भी अच्छे से नहीं लिखा जाता, आउटलाइंस नहीं पढ़ी जाती। तो वो सबका जो मेन कॉज है वो यही है कि आपकी आउटलाइन साफ नहीं होती है, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपकी आउटलाइंस बहुत साफ होनी चाहिए। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए दो सिमिलर आउटलाइंस के बीच। अब आप डिफरेंशिएट करने के लिए या तो ग्रामर का यूज कर सकते हैं या फिर कोई अलग साइन बना के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो सिमिलर आउटलाइंस को। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जिस बच्चे का ग्रामर उतना स्ट्रांग नहीं है तो वो कैसे इसको डिफरेंशिएट करे। तो उसके लिए आप कोई भी ऐसी आउटलाइन जो कि कॉमन नहीं है, कॉमन इन द सेंस जो बार बार यूज होती है, वो हमारी कॉमन आउटलाइन हो गई, और जो बार बार यूज नहीं होती है वो कॉमन नहीं है। तो आपको जो कॉमन नहीं है आउटलाइन, उस पर कोई ना कोई एक ऐसा मार्क लगाना चाहिए एक्स्ट्रा, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकें कि ये वाली आउटलाइन मेरी ये है। ये हो गई आपकी राइटिंग स्किल्स। इसी से आप लोगों की शॉर्ट हैंड में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। एक्यूरेसी तो आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी इससे। राइटिंग स्किल्स मैंने आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, समझा दी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी राइटिंग पर, थोड़ा कम स्पीड पर। 80 पे लिखते हैं तो 70 की स्पीड पे लिखिए, और ध्यान आपका सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए कि मेरी हर आउटलाइन साफ बननी चाहिए। कोई सर्कल है एस का तो एस का सर्कल ही रहना चाहिए, SES का सर्कल ना हो जाए। अगर हुक है तो हुक सही लगी होनी चाहिए, N की हुक को मैं F का हुक ना बना दूं। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग का, जिसको अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि जितना ज्यादा मैटर लिखेंगे उतना बेटर है, पर ऐसा नहीं होता। रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड बिल्डिंग इज इजी। अगर आपको कोई यह बोलता है कि स्पीड बढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है मेरी समझ से यह चीज गलत है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ाना तो आसान है। आप अपनी जिस भी स्पीड पे लिखते हैं उससे ज्यादा स्पीड पर लिखना शुरू कीजिए, कुछ टाइम बाद आप उस स्पीड पर कंफर्टेबल होने लगेंगे। बट इंपॉर्टेंट है क्या आप उसको एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी आ रही है आपकी। तो एक्यूरेसी के लिए रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग फ्लो में अगर हम पढ़ रहे होते हैं और अगर हमारा स्ट्रोक उतना साफ नहीं भी बना होता, लेकिन हमारा रीडिंग फ्लो अगर बहुत अच्छा है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है रीडिंग पे, तो हम गलत स्ट्रोक को भी ठीक पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं मैटर की, तो आपकी इंप्रूवमेंट उतना ही लेट होगी। जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। आपको अपनी शॉर्ट हैंड में डिफरेंस पहले वीक से दिखने लगेगा अगर आप हर मैटर को रीड करते हैं। साफ आउटलाइन बनाइए और रीड कीजिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने मैटर लिखने के बाद उसको रीड जरूर करना है और अपनी मिस्टेक्स निकालनी है। आपने मिस्टेक्स निकाल के उसको दोबारा से लिखना है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा आलस करते हैं, चीटिंग करते हैं खुद से कि सेकंड टाइम लिख लिया, चलो अब तो ठीक लिखा गया है, अब रीडिंग की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप उसको रीड करेंगे, यू विल फाइंड कि अभी भी आप लोगों को कुछ आउटलाइंस में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए रीडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग को स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, चीजों को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। चाहे वो स्पीड बढ़ाने की बात हो, चाहे वो एक्यूरेसी बढ़ाने की बात हो, या फिर अगर मैं बात करूं स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आपकी आ रही हैं, जैसा मैंने शुरुआत में मेंशन किया हुआ है, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसको। या फिर आप अपनी आउटलाइन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की।
सबसे पहले आपको अपना स्टेटस जानना है कि आप शॉर्टहैंड में कहां पर स्टैंड करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से स्पीड आपकी क्या है। अगर आप किसी भी तरीके के मैटर को एक पर्टिकुलर स्पीड पर लिख पा रहे हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, और जब मैं अच्छी एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी है मोर देन 97%। अगर आप किसी भी मैटर को एक पर्टिकुलर स्पीड पर 97% एक्यूरेसी के साथ लिख पाते हैं तो वो आपकी प्रेजेंट अनसीन स्पीड है। किसी भी अनसीन मैटर को लिखते हैं तो पहले तो आपको अपना स्टेटस जान लेना है कि आखिरकार आपकी स्पीड कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी उस पर एक्यूरेसी क्या आ रही है। नंबर 3, आपकी उस पर मिस्टेक्स किस तरीके की मिस्टेक्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्या आप ओमिट करते हैं वर्ड्स, क्या आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपनी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करने में, क्योंकि आपको सिर्फ उन पॉइंट्स पर टारगेट करना है जहां आप लैग करते हैं। अगर आप ओमिट कर रहे हैं इट मीन्स आपको आउटलाइंस बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप आउटलाइंस पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर हो सकता है स्पीड ज़्यादा लगने की वजह से आप आउटलाइंस थोड़ा सा जल्दी नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो पहले आप अपना स्टेटस अच्छे से जान लीजिए कि शॉर्टहैंड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि एक दिन में कितने मैटर्स मेरे को करने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एक दिन में एक मैटर भी करते हैं तो वो मोर देन इनफ है। अभी यहां से लगभग 5 महीने हमारे पास हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए, और स्किल टेस्ट के लिए बात करूं तो लगभग 7 मंथ्स हैं। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन तक। तो अगर रिटन एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास 5 मंथ्स हैं, आप डेली एक मैटर भी अगर करते हैं तो 5 मंथ्स में आपके पास 150 डेज हो जाते हैं। लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 वॉल्यूम आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अगर डेली सिर्फ एक मैटर करते हैं तो। और मैगजीन मान लीजिए 20 ट्रांसक्रिप्शंस की है तो आप लगभग 7 से 8 वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, आपको सीक्वेंस से चलना चाहिए। कोई भी वॉल्यूम जो है, केसी की अगर मैं बात करूं तो ना ही इजी है ना ही डिफिकल्ट है, सारे मैटर एक जैसे ही हैं, अच्छे मैटर हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, वॉल्यूम 1 से उठाना चाहिए, कोई भी एक मैटर शुरुआत करनी चाहिए वॉल्यूम 1 ट्रांसक्रिप्शन 1, और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, जैसा मैंने वीडियो नंबर 403 में बताया हुआ है, क्लास नंबर 403, जिसका लिंक ऊपर मैं मेंशन कर रहा हूं। आपको उस तरीके से एक मैटर आपको दिन का करना चाहिए। जैसे कि बच्चों ने मुझसे पूछा रिटन एग्जाम्स के साथ स्किल टेस्ट को कैसे लेकर चलें, तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्टहैंड को लेकर प्रेशर में मत आइए। अभी अगर आप डेली थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, एक मैटर डेली कीजिए, पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर आपको वो डिक्टेशन करनी है। अपनी छोटी छोटी गलतियाँ निकालनी है, उन पे काम करना है। कहीं पर मैंने हिज को इज़ पढ़ दिया तो वो मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आउटलाइन सिमिलर है, सेंस मेरा क्यों नहीं बना, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। और एक दिन में एक मैटर कंठस्थ कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैटर्स के पीछे भागने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो आपने एक दिन में एक मैटर कंप्लीट कर लिया, जितनी बार लिख रहे हैं उतनी बार रीड कीजिए। फर्स्ट टाइम आपने लिखा, मिस्टेक्स आई आपकी, उसमें आपने प्रैक्टिस करी उन मिस्टेक्स की, उसके बाद दोबारा उस डिक्टेशन को लिखा और दोबारा रीड किया, ताकि आपको और गलतियां पता चल सकें कि अभी कितनी गलतियां उसमें बाकी हैं, कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप इस डिक्टेशन में है। एक दिन में एक मैटर कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने केसी खत्म कर ली हैं तो आप कोई और वॉल्यूम उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा आपसे। आपको कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है कि आपको मैटर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं, पर इतना भी टाइम वेस्ट मत कर देना कि आप पूरी तरीके से थक जाएं और ना ही आपका रिटर्न पे ध्यान रह पाएगा। उसके बाद शॉर्टहैंड से तो आप बोर हो ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्टहैंड करने से कभी भी शॉर्टहैंड नहीं आती या ना इम्प्रूव होती। शॉर्टहैंड इम्प्रूव होती है
लगातार प्रैक्टिस करने से और अपनी कमियों पे काम करने से। अगर मैं एक दिन में 10 मैटर कर लूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने गलतियों पे काम किया ही नहीं। तो आपको टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अच्छी स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करनी है, दैट्स इट। देखिए, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो आपको वॉवल्स का यूज़ करना ही होगा। इस तरीके से बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर आप वॉवल्स लगाएंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, बट मैं समझता हूं कि अगर आप वॉवल्स लगाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड जितने लेवल का स्किल टेस्ट हमको पास करना है, अगर मैं एसएससी की DSSB की बात करूं जहां पे 100 WPM के स्किल टेस्ट होते हैं, या फिर कोई और बोर्ड भी जहां पे 110 WPM तक अगर आपका कोई स्किल टेस्ट है, तो आप वॉवल्स बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपके वॉवल्स हर जगह नहीं लग सकते, बट ज़रूरी जगह आप वॉवल्स लगा सकते हैं, जिससे आपको रीडिंग में बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, आप इनको अप्लाई करके देखिए, आप अपने अंदर चेंजेस एक हफ्ते में ही देखेंगे। लेकिन बच्चों के दिमाग में इस तरीके से भर दिया जाता है कि वॉवल्स लगाओगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। अगर आप वॉवल्स लगाते हैं, आपको ग्रामर की यूज़ नहीं करनी होगी अपनी आउटलाइंस को पढ़ने के लिए। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, एट, हैड, ऑड, ये तीनों सेम आउटलाइन बनती है। अब अगर कोई बच्चा डार्क लाइट नहीं करता, उसको नहीं पता कि एट के लिए मुझे लाइट स्ट्रोक बनाना है, हैड के लिए मुझे डार्क स्ट्रोक बनाना है, या फिर पेन से लिखता है बच्चा और नहीं कर पाता डार्क लाइट, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे हैड है या ऑड लिखा है? फ्लो के साथ अगर नहीं पढ़ पाता है, रीडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वापस क्या करना पड़ेगा? दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा लाइन पढ़नी पड़ेगी, दोबारा जाके दोबारा लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो टाइम उसमें हमारा खराब होगा। टाइम खराब होगा, मैटर टाइम पे टाइप नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, मैंने अभी पहले भी ये चीज मेंशन की हुई है कि टाइम पे हमारा मैटर ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है। आई वंडर कि कैसे बच्चों को 50 मिनट से ज़्यादा लगते हैं टाइपिंग करने में अपने मैटर को, जबकि ग्रेड डी का मैटर 20 मिनट में टाइप हो जाना चाहिए बड़े आराम से। कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो वॉवल्स को आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में, वॉवल्स आपको लगाने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह वॉवल लगाना है, पर कोई भी स्ट्रोक जब शुरुआत होती है, अगर वहीं पर आप वॉवल प्लेस कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये क्या वर्ड है। इसलिए वॉवल्स जो हैं आपके दोस्त हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, आप देखेंगे ये एक चेन प्रोसेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी आउटलाइन नीट एंड क्लीन बनी है, साफ बनी है एकदम, और आपने वॉवल्स भी प्लेस किए हैं, तो आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप फ्लुएंटली रीड करेंगे। जितना फ्लुएंसी से आप रीड करेंगे उतना ही इजी आपके लिए टाइपिंग हो जाएगी, और उतने ही कम टाइम में आप मैटर को टाइप कर पाएंगे। जितने कम टाइम में आप मैटर टाइप करेंगे, टाइम उतना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको चेक करने के लिए। तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगा कि आपका मैटर टाइम पे टाइप नहीं होता और स्पेलिंग आपकी जो है वो आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो स्पेलिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने कोई मैटर ट्रांसक्राइब किया, उसमें आपने देख लिया कि ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी मुझे स्पेलिंग आई ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक कॉपी बना लेनी चाहिए और उन वर्ड्स को उसमें लिख लेना चाहिए। अब आपको डेली इन वर्ड्स को 1 या 2 बार देख लेना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 बार उनको अच्छे से देख लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे रिपीट होते हुए वर्ड्स जब होंगे तो आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी। ऐसे आपका स्पेलिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जो मिस्टेक्स आ रही हैं। और रही बात टाइपिंग कि आप विद इन टाइम कैसे कर पाएंगे, तो इसके 2 फैक्टर हैं। पहला, क्या आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है, या फिर क्या आपकी ट्रांसक्राइब करने की स्पीड स्लो है? दोनों में फर्क है। अगर मेरी टाइपिंग स्पीड 50 है, टाइपिंग स्पीड मेरी अगर 50 है और मैं अपनी आउटलाइंस को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहा हूं, इट मींस मेरे को मेरी आउटलाइन सिर्फ इंग्लिश ही दिख रही है, तो मेरी स्पीड 50 है, तो मेरे को हो सकता है
थोड़ा सा कम हो जाए, 5 वर्ड्स पर मिनट या 10 वर्ड्स पर मिनट हो जाए कम, तो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मैं आराम से टाइप कर सकता हूं, विद इन टाइम टाइप हो जाएगा। पर अगर मेरी टाइपिंग स्पीड ही स्लो है, मेरी टाइपिंग स्पीड ही अगर स्लो है, मेरी 20 WPM की स्पीड है, तो फिर तो मैटर टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो टाइपिंग स्पीड भी स्लो, ऊपर से एक्यूरेसी भी नहीं है रीडिंग में। तो सोने पे सुहागा हो गया ये काम को खराब करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? एक मैटर उठाइए 400 वर्ड्स का, 10 मिनट्स का टाइमर लगाइए और सीधे मैटर को टाइप कीजिए MS वर्ड पर। जैसे ही टाइमर खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप किए हैं। MS वर्ड में नीचे मेंशन होता है कि कितने वर्ड्स टाइप हो गए हैं। आपको सिर्फ वो देखना है कि इतने मेरे वर्ड्स टाइप हो चुके हैं। लेट्स सपोज आपके वर्ड्स हुए 10 मिनट्स में 320, इसका मतलब है आपकी स्पीड 32 WPM है। मैं अभी इसमें बैक स्पेस यूज करने के बाद की स्पीड, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों की बात करनी भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। बैक स्पेस अलाउड है, आप बस बैक स्पेस यूज कीजिए। आपको बस इतना देखना है 10 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। जितने ज्यादा वर्ड्स आप टाइप करेंगे, उतना ही आपकी टाइपिंग स्पीड दिख जाएगी सामने। अब जैसे ही ये 10 मिनट्स फिनिश हुए, आपको दोबारा 10 मिनट्स का टाइमर लगाना है। सेम मैटर आपको दोबारा टाइप करना है। और मैं ये शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस देख के टाइप करने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी 400 वर्ड्स इंग्लिश के, ठीक है। अब आपने सेकेंड टाइम उसको टाइप किया और आपने देखा कि इस बार 320 की जगह 340 वर्ड्स हो गए हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ी। ऐसे ही आपको ये थर्ड टाइम करना है। हाफ एन आवर इनफ है। 3 बार आपने सुबह कर लिया, 3 बार शाम को कर लो, कभी भी टाइम निकाल के, पर करो। देखिए, जो 10 घंटे हमारे पास हैं, उस 10 घंटे को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड के लिए मैंने आपको बोला था कि आप 2 घंटे अलग से निकालिए रिटर्न की तैयारी के अलावा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश पोर्शन अच्छा है तो उसको ज़रूरी थोड़ी ही उसके 4 या 5 घंटे देने उसको। हो सकता है 3 घंटे पढ़ के भी काम हो जाए, उसी में शॉर्ट हैंड का आपका टाइम निकल के आ जाए। या किसी बच्चे का जीके अच्छा है ऑलरेडी, तो उसको जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उतने टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करके वहाँ पे हम अपनी शॉर्ट हैंड को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बोली, एक्सक्यूजेस का कोई भी स्कोप नहीं होता सक्सेस के लिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करना है। और ये बात मैं इस चैनल पर कई बार बोल चुका हूं। आप एक बार मिसलेनियस प्लेलिस्ट उठा के देखिए, आपके सारे डाउट्स आपको वहीं मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। एट द एंड कुछ चीजें मुझे आपसे कहनी है। देखिए, बहुत ज़्यादा तरीके के मैटर्स अगर हम करना चाहें शुरुआत में ही, तो वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। बहुत से बच्चों का ये कंसर्न होता है कि हम कौन सी मैगज़ीन कंप्लीट करें, क्या हम इस तरीके का मैटर भी कर लें, उस तरीके का मैटर कर लें, प्रेसिडेंट स्पीच कर लें, एडिटोरियल्स कर लें, प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस कर लें, लीगल मैटर्स कर लें, जनरल मैटर तो कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे अगर आप तरीके के मैटर्स को करने के लिए जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। शुरुआती दौर में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री मैटर्स करने चाहिए, और वो भी कैलाश चंद्रा से। अगर आपकी स्पीड अभी 80 WPM नहीं बनी है तो आपको कैलाश चंद्रा करनी चाहिए बहुत अच्छे से, जैसा तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। डेली एक डिक्टेशन लेके उसको बार बार प्रैक्टिस करके कंठस्थ करने के लिए आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। रिपीटेशन अगर आप करेंगे अपनी एक डिक्टेशन की, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको अपना एनालिसिस करना होगा, अपने टीचर आपको खुद बनना होगा। देखिए, अगर आप अपनी गलतियां निकालने लगेंगे खुद से, तो आपकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कौन से पोर्शन में मैं गलती कर रहा हूँ, कौन से पोर्शन में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कितना मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट कर लिया है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। मैटर्स आपको इनिशियल स्टेजेस में, जब तक आप 80 WPM विद एक्यूरेसी नहीं लिख लेते किसी को, आपको बाकी मैटर्स नहीं करने चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं और वो आपको किसी और मैगज़ीन से कराते हैं, तो भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी
कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। आप केसी से भी करें और दूसरी मैगज़ीन से भी करें, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, आपको टफ मैटर्स करने को भी मिलेंगे और कंपैरेटिवली इजी मैटर भी मिलेंगे। हालांकि आपके लिए शुरुआत में वो थोड़े से टफ ही होंगे, कैलाश चंद्रा भी आपके लिए शुरुआत में टफ ही होगी, बट आपको बैलेंस करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट मैटर्स कर लें तो हमारी शॉर्ट हैंड इंप्रूव हो जाएगी। बहुत बच्चों का ये कंसर्न होता है, क्या हम ऐसे मैटर्स कर लें जिसमें बहुत सारे प्रॉपर नाउंस आ रहे हैं, क्या हम ऐसे मैटर्स कर लें जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। देखिए, इररेलेवेंट मैटर्स हैं ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर नाउंस आ रही हों या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हों। ऐसे मैटर कभी भी एसएससी में नहीं आए हैं। 2013 एंड 2017 के केसेस को भी अगर आप उठा के देखें, फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स थे प्रॉपर नाउंस भी। अगर आप उनको हटा देते हैं तो बाकी मैटर नॉर्मल मैटर ही था, लेकिन बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं ऐसे मैटर्स में जो लीक से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको किसी भी इररिलेवेंट तरीके के मैटर को नहीं करना है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर लगे रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको वो मैटर्स करने हैं जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। एंड मेरी आप लोगों से एक सलाह है, जब तक आप लोग 80 WPM बहुत अच्छा नहीं कर लेते हैं, या फिर अगर आप 80 ऑलरेडी अच्छी करते हैं 100 अच्छा नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको प्रीवियस ईयर मैटर्स को नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर मैटर्स आपको उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक रियल टेस्ट देता है, एक एनवायरनमेंट देता है कि आप एग्ज़ाम में अगर बैठें तो एग्ज़ाम में आपका क्या परफॉर्मेंस रह सकता है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर मैटर्स को तब कीजिए जब आप ऑलरेडी अच्छा लिखने लग गए हैं, एक्यूरेसी आपकी 97% एंड अबव आ चुकी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए ये यूज़फुल रही होगी। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको इसे शेयर करना है। जितना ज़्यादा वीडियोस इस तरीके की आप लोग अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे, और आपको किस तरीके के मैटर्स चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन मैटर्स पर वीडियो बनाऊं और कोशिश करूं आप लोगों की हेल्प करने की। मेरी शुरू से कोशिश यही रही है कि जितना एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बता सकूं, जिसमें आपकी हेल्प हो सके, जिसमें आपको भटकना ना पड़े यहाँ से वहाँ। मैं पिछले इतने साल से आपको यही चीज़ करता आया हूँ, मेरी कोशिश अभी भी यही है। तो आपके अगर कुछ कंसर्न है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो उम्मीद है आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करके अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।